शुरू में बुक की शुरुआत में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ऑथर कौन है और उसके बाद हम सीधा बुक की कहानी में जाएंगे। तो इसके ऑथर हैं जेम्स रेडफील्ड। ये यूएस में रहते हैं और उन्होंने ये किताब 1992 में लिखी थी। उनकी बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने सोशियोलॉजी में अपनी पढ़ाई की, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म से रिलेटेड चीजों में वो काफी इंटरेस्टेड रहते थे शुरू से ही। उन्होंने जेन, टाओइज्म और ईस्टर्न फिलोसफीज की कई बुक्स की स्टडी की। वो काफी समय तक उन्होंने काउंसलिंग की। जो यंग अडोलेसेंट बच्चे होते हैं, जिन जो डिस्टर्ब होते हैं जिनके माइंड, वो काफी समय तक उनकी काउंसलिंग भी करते रहे। उन्होंने जब इस बुक को पब्लिश किया 1992 में, तो ये बुक न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर बन गई। ये बुक बहुत ज्यादा बिकी और एज ए रिजल्ट 2006 में इस पे एक मूवी भी बनाई गई। तो मूवी सेलेस्टीन प्रोफेसी भी यूट्यूब पे है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। मैंने मूवी भी देखी है और बुक भी पढ़ी है, दोनों में काफी गैप है। बुक ऑथर ने पूरा इन डेप्थ जाके लिखी है, जो मूवी वर्जन है वो थोड़ा ड्रामेटाइज किया है और वो इतना डीप नहीं लगता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है हम दोनों का। पर जस्ट इन केस अगर आप मूवी देखें तो आप रिलेट कर पाएंगे जो स्वाध्याय आज हो रहा है उससे, पर वो टोटल मैच नहीं होता है। अब सेलेस्टीन प्रोफेसी बुक क्या है? ये ओवरऑल जो ये बुक है, इसमें एक जो ऑथर है वो अमेरिकन है और इनको ये पेरू में जाते हैं और पेरू में जाकर के इनको जैसे कि अपने कुछ पूर्व जन्म की यादें जो है वो इन्हें खींच ले जाती हैं और स्टेप स्टेप हर स्टेप पे इनको एक अंतर्दृष्टि का ज्ञान होता है। और पहले ये सीक्वेंस वाइज चलता है कि पहले फर्स्ट इंसाइट आएगा, फिर सेकंड इंसाइट आएगा, ऐसे करके ये पूरा स्टोरी आगे बढ़ेगा। तो इस बुक में हम ओवरऑल क्या देखते हैं? इस बुक का ओवरऑल मैसेज ये है कि 9 इंसाइट्स के माध्यम से हम एक इंटरनल अवेकनिंग हमारे अंदर होती है और ये इंटरनल अवेकनिंग ऐसी है जिससे हम खुद पहचानते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम अपने पोटेंशियल को पहचानते हैं। कुछ ऐसी चीजें हम जानते हैं जो हमें पहले नहीं पता या हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सो बेसिकली ऑथर ये कहता है कि मैं हमेशा ये जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे कहीं लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है। तो एक डिससेटिस्फेक्शन थी इनकी लाइफ में। जो ये पूरी बुक उन्होंने लिखी है, अपने आप को ही एक नायक बताते हुए इन्होंने ये किताब लिखी है। जो हम जेम्स ही हमारे इस बुक के मेन कैरेक्टर रहेंगे। इस कहानी में टाइम टाइम पे कई और कैरेक्टर्स आएंगे जो कि कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर इंट्रो, हम इस किताब को शुरू करते हैं। तो जेम्स की, जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है कि ये ऐसे काउंसलर हैं, काफी डिससेटिस्फाइड रहते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि जिंदगी में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक दिन इनको अपनी एक ओल्ड फ्रेंड का फोन आता है जिसका नाम है शार्लीन। ना मैंने एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रिपेयर किया है, वो उसका पर्पस सिर्फ ये है आप लोगों को ये दिखाना कि मतलब जो मूवी है उसमें से मैंने वो कैरेक्टर्स निकाल के उस दिखाया है कि ये शार्लीन है मूवी में। तो इनकी जो फ्रेंड है शार्लीन, वो कहती है कि मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए तुम्हारे शहर में हूँ, जो ओहायो में ये रहते हैं, और मुझे तुमसे मिलना है। सो वो ट्रेवल कर रही है, उसका ट्रांजिट है एयरपोर्ट पे, सिर्फ 2 घंटे के लिए वो वहां पे है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हें मिलना है और कुछ बताना है तुमको। तो ये उससे मिलने के लिए एयरपोर्ट के पास कोई होटल होता है, वहां जाते हैं। तो रेस्टोरेंट में ये लोग जाते हैं होटल के और वहां पे बैठ कर ये आपस में बात करते हैं। तो शार्लीन बोलती है कि मैं रिसेंटली साउथ अमेरिका में गई थी, पेरू में, और वहां पे मुझे एक बहुत ही पुरानी पांडुलिपि के बारे में पता चला, एक एंशियंट आर्टिफैक्ट के बारे में पता चला। और जैसे ही मैं बार बार उसकी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आती थी, मेरे सामने तुम्हारा चेहरा आता था, पता नहीं क्यों। तो वो कहती है कि मुझे जब मैंने ये सुना कि एक ऐसी पांडुलिपि है, एक ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसको कहीं पे भी उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और जो पेरू की गवर्नमेंट है और वहां के जो चर्च हैं कैथोलिक्स, वो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये जो इनकी फ्रेंड है शार्लीन, ये इसके बारे में इसको एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या चीज है जिसके बारे में लोग खुल के बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जगह जगह पे जाकर के वहां के छोटे छोटे टाउन्स में जाती है, ट्रेवल करती है और उनसे क्वेश्चंस, लोगों से क्वेश्चंस करती है। बट उसे ये समझ में आ रहा होता है कि लोग कुछ क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं। तो इवेंचुअली इसको एक प्रीस्ट मिलता है, एक चर्च का जैसे पादरी होता है वो इसे मिलता है, जो ये कहता है कि मैं तुम्हारे सब क्वेश्चंस के को आंसर करूंगा। तो ये बड़ी शुरू में बुक के बड़ी ही क्यूरियोसिटी से क्रिएट किया है कि कुछ ऐसा पेपर है, बड़े पुराने हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या ट्रेजर है, क्या इंफॉर्मेशन है। तो शार्लीन को शुरू शुरू की इंफॉर्मेशन मिलती है और वो कहती है कि उसने प्रीस्ट ने मुझे बताया कि ये जो प्रोफेसी है इसको 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। तो इसमें ऐसी भविष्यवाणियां हैं कि किस समय की अवधि में मनुष्य जो है, जो मानवता है, उसका कैसे कैसे विकास होगा। और ये क्रमिक रूप से जो आपकी इंसाइट्स हैं, ये क्रमिक रूप से जो ह्यूमंस हैं वो अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कोई जल्दी जल्दी उसे समझेगा, कोई टाइम लगा के समझेगा, लेकिन धीरे धीरे जितने भी मनुष्य होंगे वो इन इंसाइट्स को समझ लेंगे और उनका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो जाएगा और वो पूरी तरह से जो हमारी अर्थ है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली जाएगी, जब धीरे धीरे सभी लोग ऐसे इस अंतर्दृष्टि के ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तब। तो वो प्रीस्ट कहता है कि ये अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और शुरू शुरू में हमेशा ही जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है उसकी उसकी शुरू शुरू में एक बेचैनी आती है, हमारे अंदर बेचैनी की गहरी भावना हमारी लाइफ में आती है, जैसे कि हम अपनी रूटीन की लाइफ से खुश नहीं हैं, जैसे कि देर इज समथिंग एल्स जो हमें लगता है कि हम मिस कर रहे हैं, कि बस ये खाना पीना, अपना सोशल लाइफ और जो भी हम रूटीन में कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा है जो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और इस तरीके से हम अपने अध्यात्म की जर्नी को शुरू करते हैं। जैसे कि आई थिंक फ्रेंड्स हम सब रिलेट कर सकते हैं कि हम सब लोग किस तरीके से शाम के 2 घंटे निकालते हैं अपनी अपनी रूटीन की लाइफ से, अपने घर परिवार जॉब करियर सबको छोड़कर हम 2 घंटे के लिए बैठते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एक कुछ और चाहिए लाइफ में, कुछ ऐसा है जो फुलफिलिंग नहीं है। तो वो प्रीस्ट बोलते हैं कि जब ऐसे आप डिससेटिस्फाइड और थोड़े बेचैन से महसूस करते हैं और जब आप किसी किसी की पूर्णता की तलाश में होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी अवेयरनेस अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब हम और अधिक उस पे काम करते हैं अपनी इस इच्छा पे या अपनी इस प्रेरणा पर, तो हम धीरे धीरे पहली अंतर्दृष्टि को प्राप्त करते हैं। अब पहली इंसाइट क्या है? पहली इंसाइट ये है कि आपके बहुत सारे कोइंसिडेंस होंगे। जैसे कि पहले हम अपने हीरो के लाइफ में देखते हैं कि क्या कोइंसिडेंस हो रहे हैं। अब जेम्स शार्लीन से सारी बातें कर कर अपने घर आते हैं, अपने घर आकर ये सोचते हैं कि इनका इंटरेस्ट तो है ही स्पिरिचुअलिटी में, तो इनको एक अट्रैक्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम अब ये सोच रहे हैं कि कहाँ पेरू में जाऊं, ये क्या ये बात शार्लीन कर रही है, चलो देखते हैं, सोचता हूं मैं। वो घर आते हैं और एकदम से उनके सामने एक पैम्फलेट उन्हें दिखाई देता है, जैसे पोस्ट लेकर के वो अंदर घर आते हैं अपने लेटर्स को। तो एक वो जैसे पैम्फलेट होता है ना, जैसे वो पोस्टर होता है, उसमें आता है एक बहुत बड़ा एड जिसमें लिखा होता है एक ट्रेवल एजेंट टू पेरू, लीमा और उस सब का वो उसने पैकेज बनाया है। अब ये एक कोइंसिडेंस होता है, उनके दिमाग में एकदम से आता है कि अभी मैं पेरू की बात करके आ रहा हूँ, एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा नहीं, और अभी मुझे सामने ये दिखाई दे रहा है पैम्पलेट। अब ये क्या करते हैं, ये फोन उठाते हैं और उसको कॉल में लाते हैं उस एजेंट को। और वो एजेंट बोलता है कि वैसे तो फ्लाइट पूरी बुक थी, लेकिन एक कैंसलेशन हुआ है, तो मैं आपको उसी डिस्काउंट पे जिसपे मैंने पहले पूरा फ्लाइट और होटल का पैकेज बेचा था, मैं आपको उसी प्राइस पे दे दूंगा, लेकिन 3 घंटे के अंदर अंदर आपको जाना होगा।
अब जेम्स जेम्स बोलते हैं कि 3 घंटे में तो मैं नहीं जा सकता, मन में वो सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इतना अच्छा प्राइज मिल रहा है तो मेरे ख्याल से मुझे चले ही जाना चाहिए। अब ये एकदम फ्री टाइप, सिंगल हैं, अकेले रहते हैं, इनके घर में एक कैट होती है बस छोटी सी, तो अपना ये डिसाइड करते हैं कि सोच रहे होते हैं मैं जाऊं ना जाऊं, फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, तो एकदम से डिसाइड कर लेते हैं ठीक है मैं जाऊंगा, वो ले लेते हैं पैकेज, फटाफट से अपने कपड़े डालते हैं और निकल जाते हैं। अब ये क्या है, कोइंसिडेंस की सिंक्रोनिसिटी है, मतलब कि एक के बाद एक चीज आपके सामने आ रही है, अगर आप में एक जागरूकता है तो आप उस चीज को पकड़ सकते हैं। ये पहली अंतर्दृष्टि है कि हम, पहली अंतर्दृष्टि ये कहती है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पे बहुत सारे संयोग होते हैं जिसको हम नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि हमारे अंदर एक अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन जब हम एक एक जागरूकता से अपने चीजों को, जैसे कि हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हम अपने विचारों को विटनेस करते हैं, इसी तरीके से जब आप ध्यान में नहीं हैं और अपने जीवन को, अपने साधारण रोजमर्रा के जीवन को जी रहे हैं, क्या आप उतने ही जागरूक हैं? क्या आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कहीं कुछ बार बार आपको एक डायरेक्शन में कुछ हिंट मिल रहे हैं? वो पहली इंसाइट है। जैसे कि जेम्स की पहले शार्लीन ने बोला कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, मेरे दिमाग में तुम ही आ रहे थे जब मैं वहां पे थी, और कैसे वो 2 घंटे के अंदर अंदर उनको मिलती है, उसके बाद उनके सामने एक पैम्फलेट आना, और उसके बाद एक ऐसा कैंसलेशन हो जाना और इनको ऑफर मिल जाना। तो ये बहुत सटल मैसेज है, लेकिन हम सबकी लाइफ में, डजेंट मैटर हमारी लाइफ में हम किस स्टेज पे हैं, ये अप्लाई होता है। तो बेसिकली अवेयरनेस और समझना कि हम जो हमारे सामने इस पूरा क्रमिक रूप से कुछ बार बार अगर हमें दिखाया जा रहा है तो उसका कुछ पर्पस है। जेम्स का पर्पस यही था कि वो आगे जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो फ्लाइट कैच कर लेते हैं और वो फ्लाइट जा रही है पेरू। अब पेरू में क्या होता है, वो फ्लाइट कैच कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं ऐसे 3 घंटे के अंदर अंदर ऐसे आकर के प्लेन में बैठ गया हूँ। एक का मतलब शार्लीन को कुछ बड़ा मिस्टीरियस लगा, बड़ा रहस्यमय लगा, और मैं कन्विंस होकर अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं प्लेन में आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूंगा, उस होटल में रहकर थोड़े समय घूम करके वापस आ जाऊंगा। जैसे कि शायद हम लोग सभी लोग ऐसा सोचेंगे कि हम इम्पल्सिवली कुछ डिसीजन अगर ले लेते हैं, ये सोच करके कि हाँ इसमें तो बड़ा क्रमिक एक मुझे हिंट मिल रहे थे, तो एक बारी को हम सोचते, हमारा माइंड आगे आता है और सोचता है कि शायद ये तो वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है। तो जेम्स भी कुछ अलग नहीं है, उनको भी ऐसा लगता है। अब जब ये प्लेन में जा रहे हैं तो अचानक से ये जैसे जब ये सीट के पास से निकल रहे हैं तो इन्हें सुनाई देता है कुछ मेन्यूस्क्रिप्ट के बारे में, पेरू की मेन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। तो अचानक से ये रुकते हैं और ये देखते हैं कि कौन है जो बात कर रहा है। अब ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर डॉब्सन। जो डॉब्सन है ये यूएस से पेरू जा रहे हैं, और ये एक हिस्टोरियन है, ये इतिहासकार हैं। और ये इतिहासकार होने के साथ साथ इन्होंने साथ साथ ये अध्यात्म को स्टडी करते हैं, और इनको भी ऐसा पता चला है कि पेरू में कुछ ऐसे एंशियंट डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं जो कि बहुत ही रहस्यमय हैं, तो वो उनको स्टडी करना चाहते हैं और इसलिए जा रहे हैं। अब जेम्स एकदम से फिर से सोचता है कि कितनी अजीब बात है कि मैं फ्लाइट में बैठता हूँ और ऐसे मुझे एक एक ऐसा ही इंसान मिलता है जिसको भी उस मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पता है। तो ये आपस में बात करते हैं, ये बताता है जेम्स की किस तरीके से शार्लीन ने उसे क्या क्या बताया। तो जो ये हिस्टोरियन है ये काफी ज्यादा जानते हैं इसके बारे में, और ये समझाते हैं कि इनका क्या व्यू है। और जो ये मिस्टर डॉब्सन है ये बताते हैं कि इनकी जो समझ है वो ये है कि ये हमें जो प्रोफेसी है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम एंशियंट टाइम में काफी ज्यादा डेवलप थे। वहां जब एंशियंट टाइम था तो सब कुछ हमारा, सॉरी एक सेकेंड, आप मेरी स्क्रीन क्लियरली देख पा रहे हैं ना?
Yes, yes, पूजा. शेयरिंग फिक्स कर दूं. सॉरी अबाउट दैट. तो जो मिस्टर डॉब्सन है वो ये बताते हैं कि किस तरीके से हिस्टोरिकली मतलब हम इतिहास को देखें तो मानवता कैसे आगे बढ़ी है. तो एक तरीके से अगर जब आप ये किताब पढ़ते हैं तो वो भी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि पहले हम बहुत एक हाई एज में रहते थे. धीरे धीरे हम थोड़ा जब पृथ्वी की वाइब्रेशन लो हुई तो हम साइंस की तरफ बहुत हम झुकने लगे. और फिर साइंस के थ्रू हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाए. हालांकि विज्ञान ने हमारी लाइफ को आसान बना दिया लेकिन हम खुद से दूर हो गए. और हमने किस तरफ फोकस करना शुरू कर दिया, ह्यूमैनिटी ने इस तरफ फोकस करना शुरू कर दिया कि हम सांसारिक सुखों को और अपनी जिंदगी को, बाहरी जिंदगी को कैसे हम बेहतर बनाएं. तो कहीं ना कहीं पूरी जो हमारी जिंदगी है वो अपने बाहरी सुख सुविधा पे फोकस हो गई है. और इसके चलते हमने पृथ्वी का बहुत बुरी तरह से शोषण किया. हमने पृथ्वी के हर संसाधन का शोषण किया. जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें सब केमिकल्स भरे हैं इस समय पे. जो हमारा जो ओशन है उसमें बहुत पोल्यूशन हो चुका है और वहाँ की जो ओशनिक लाइफ है वो डेंजर में है. हमने स्पेस में भी अब पोल्यूशन करना शुरू कर दिया. तो एज ए रिजल्ट जो ह्यूमैनिटी है हम लोग बहुत सारी अब बीमारियों का सामना कर रहे हैं. और इस तरीके से जो हमारा पूरा फूड इंडस्ट्री है वो कैसे, देखिए आप अगर हम एक्चुअली देखें तो ये कितना अप्लाई होता है हमारी जिंदगी में. ये हमारी जो फूड इंडस्ट्री है पूरी वो किस तरीके से हमारी फार्मा इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, जैसे हैंड इन हैंड चल रहे हैं. तो वो ये बताते हैं कि अब जो हालात इतने खराब हो गए हैं, हमने पृथ्वी का इतना शोषण कर लिया कि अब हमारी आत्मा भी उससे संक्रमित सी होने लगी है. और हमारी लाइफ में इन जनरल जो ह्यूमैनिटी है उसकी लाइफ में निराशावाद बहुत बढ़ चुका है. तो अब किसकी जरूरत है, अब इस चीज की जरूरत है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, सामूहिक चेतना है, उसमें एक फंडामेंटल शिफ्ट चाहिए जिस तरीके से हम एक नए और बेहतर संसार का निर्माण कर सकें. हमारी जो पृथ्वी है वो हायर वाइब्रेशंस की ओर जा पाए. तो अब जो जो ये डॉक्टर डॉब्सन है इन्होंने ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जब जब हम इस चीज को समझते हैं कि हम कहाँ थे और अब हम कहाँ आ गए और किस तरीके से हम अपने पूरे यूनिवर्स को, हम अंदर एक इच्छा रखते हैं कि हम इस यूनिवर्स को हम फिर से एक सेक्रेड बना दें और हाई एनर्जी की तरफ बना दें. इस तरीके से अगर हम सब लोग सामूहिक तरीके से काम करते हैं तो ये हम उस पृथ्वी को हायर वाइब्रेशंस की ओर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे. तो ये क्या थी, ये सेकंड इनसाइट थी जो डॉक्टर डॉब्सन ने बताया. क्योंकि उनके पास सेकंड इनसाइट की एक कॉपी आई थी और उन्होंने पढ़ा, समझा और अपनी हिस्टोरिकल जो हिस्टोरियन थे उनकी समझ लगा करके उन्होंने जेम्स को ये एक्सप्लेन किया. अगर हम इसे अब थोड़े मतलब सिंपल शब्दों में समझें तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम जनरली बात करते हैं कि हम हायर एजेस में थे और अब हम लोअर एजेस में हैं और सबने ये सुना है कि पृथ्वी की वाइब्रेशंस अब बदल रही हैं. तो 1992 में देखिए इस बुक में ये लिखा गया है कि पृथ्वी की जो वाइब्रेशंस है वो आगे बदलेंगी और किस तरीके से सारी ही ह्यूमैनिटी को उसमें पार्टिसिपेट करना होगा. और वो पार्टिसिपेशन कैसे होता है, वो पार्टिसिपेशन आपकी कॉन्शियसनेस के थ्रू होगा. जो भी हमारी सामूहिक चेतना है वही पृथ्वी को आगे लेके जाएगी. क्योंकि पृथ्वी पे हम 8 बिलियन लोग हैं, उन 8 बिलियन और बड़े बाकी जितनी भी लाइफ फोर्सेस हैं उन सबकी जॉइंट जो कॉन्शियसनेस है वही पृथ्वी को हायर वाइब्रेशंस में लेके जाएगी. तो ये थी सेकंड इंसाइट इसकी. पहली इंसाइट थी कि आपकी लाइफ में कोइंसिडेंस होते हैं और सेकंड इंसाइट है कि किस तरीके से अब हमको एक थोड़ा चार्ज लेना चाहिए और हमको जो अर्थ है उसे हायर वाइब्रेशंस की ओर लेके जाना चाहिए. अब क्या है कि ये दोनों जाते हैं पेरू में लैंड करते हैं और पेरू में लैंड करने के बाद इनको
काफी कुछ वहां पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जो है वो टोटल कैथोलिक चर्च के अंडर काम कर रही है। जो कैथोलिक चर्च के हेड हैं वो ये नहीं चाहते कि ये प्रोफेसी किसी को भी मिले, तो वो इस प्रोफेसी की सारी कॉपीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और साथ के साथ वो आर्मी भी उन्होंने एक्टिव कर ली है, क्योंकि पेरू बहुत उनकी जो गवर्नमेंट है वो आर्मी को चार्ज दे देते हैं कि जिसके पास भी तुमको इसकी कॉपी मिले उसे तुम अरेस्ट कर लो। अब ये फॉरेनर्स हैं, ये यूएसए से गए हैं, और इनको ये जाते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ काफी पावरफुल लोग हैं जो कि इस जो प्रोफेसीज है उसकी जानकारी को पब्लिक नहीं होने देना चाहते। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो डॉब्सन है, एक्चुअली ये अरेस्ट इनको कर लिया जाता है, वहां की पुलिस इनको पकड़ लेती है। और जैसे ही डॉब्सन इनको इतला कर देते हैं जेम्स को कि तुम भाग जाओ, कि मैं अब डेंजर में आ चुका हूँ, तो जेम्स जो है वो भाग जाता है। अब जेम्स की पूरी कुछ पेजेस हैं कि जेम्स कैसे भाग रहा है, और पुलिस उसके आर्मी की जो मिलिट्री है उसके पीछे पड़ी है, और पेरू की तंग तंग गलियों में उनकी जैसे कि एक चेज हो रही है। अब क्या होता है कि अगेन जैसे कि ये बुक है, कोइंसिडेंस इस बुक में आपको बहुत मिलेंगे इस कहानी में। अब जेम्स भाग रहा है, जेम्स को भागते भागते अचानक से एक आदमी जो है अपना वो गलियों में भाग रहा है, और एक आदमी अपना दरवाजा खोलता है और जेम्स को अंदर कर लेता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अब जो पुलिस है वो बाहर, या आर्मी जो है वो बाहर देख के चली जाती है, तो जेम्स से नहीं मिलता। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वो पर्सन है जो जेम्स को मिला। तो ये चेक शर्ट में है, ये हमारे हीरो हैं जेम्स, और दूसरा जो पर्सन है उसका नाम है विल। अब विल जो है वो एक्चुअली शहर से बाहर निकल रहा था, उसने अपनी गाड़ी में सारा सामान रख लिया था, लेकिन अचानक से ही उसे एक ख्याल आता है कि वो थोड़ी देर रुके, और वो रुक जाता है, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करता है। और जब वो रुक जाता है तो वो रुक जाता है, और तो ऐसे वो देखता है कि कोई भाग रहा है, और उस अपनी वो इंट्यूशन को फॉलो करते हुए उसे बचा लेता है। ऐसा इसमें दिखाया। अब विल एक्चुअली काफी एडवांस्ड है, उसको 8 इंसाइट्स हो चुके हैं, और वो 9th इंसाइट की तलाश में है। विल की थर्ड आई भी काफी एक्टिव होती है, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होती हैं, और उसको विजन्स भी आते हैं। तो अब लेकिन जो जेम्स है इस समय वो बहुत डर गया है, और उसको क्या है कि उसको ये लग रहा है कि कैसे मैं इससे बाहर निकलूं, मुझे ऐसे ही फंस गया मैं इस कंट्री में आकर के, मुझे अमेरिका जाना है। तो जो विल है उसे बोलता है कि अभी तुम एयरपोर्ट पे नहीं जा पाओगे, ना ही तुम एम्बेसी में अभी जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे हैं। तो बेटर यही है कि अब थोड़े समय के लिए तुम यहाँ पे किसी सेफ जगह पे जाकर के छुप जाओ, और उसके बाद जब थोड़ा हालात ठीक हो जाएंगे तो तुम आगे की यात्रा कर ले, अपना अमेरिका वापस चले जाना। तो वो बोलता है कि ठीक है। अब विल जो है वो लोकल, उसकी मदर पेरुवियन होती है, और फादर ऐसे वो मिक्स ब्रीड का होता है, फादर अमेरिकन होता है। और जो विल है वो काफी समय से पेरू में रह रहा है, तो उसे पेरू के काफी रास्ते पता है, वो काफी लोगों को जानता है। तो इस तरीके से विल जेम्स को अपने साथ गाड़ी में रखता है, और वो लोग निकल जाते हैं। अब अब हाँ, जब वो अब वो ट्रेवल कर रहे हैं इकट्ठे, तो वो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब विल को सारी 8 इनसाइट्स के बारे में पता है, और विल ये बता रहा है कि जो जो प्रीस्ट तुम्हारी फ्रेंड शार्लिन को मिला था उनका नाम है प्रीस्ट होजे, और वही ही मिस्टर डॉक्सन को भी मिले थे। Sorry about the background noise. Guys, can you please be quiet? Sorry about that. अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब विल जो है वो आगे लेके जा रहे हैं जेम्स को, और वो विल इसको धीरे धीरे विल जो है वो इसको इनको गाइड कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि जेम्स तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है।
तुमको ये समझ में आ रहा है कि जब हम कभी किसी से मिलते हैं या आपको कोई कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा मैसेज देता है जो आपको लगता है कि ये क्या था, तो आप समझते हैं कि उसका एक बहुत गहरा मतलब होता है। जिंदगी में कुछ भी, इस बुक के अकॉर्डिंग हमारी जिंदगी में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। आपको जो लोग मिल रहे हैं, अगर आपके पास कोई मैसेज बार बार आ रहा है तो उसका एक डीपर मीनिंग है जो कि सिर्फ आप और आप ही उसको क्या करते हैं, उसे उसको डिकोड कर सकते हैं। अब जो विल है वो ये बता रहा था जेम्स को कि किस तरीके से मैं नाइन्थ इंसाइट के लिए जा रहा था, आगे ट्रेवल करने वाला था, लेकिन मैंने अचानक से ही पता नहीं क्यों मैं रुक गया और फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम भाग रहे थे और मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। कुछ भी ये कोइंसिडेंस नहीं है। जरूर मेरा और तुम्हारा कुछ आपस में हमारा ऐसा लेन देन होगा कि मैं आज तुम्हें यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। अब जेम्स जो है वो बहुत थोड़ा डरा हुआ है, तो अभी उसे कुछ बात समझ में आ भी रही है और कुछ वो थोड़ा उसको बस अंदर से है कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा। तो विल उसे बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें अपने एक फ्रेंड के घर ले जाता हूँ, वहां आप आराम से मतलब सेफली तुम रहो और कुछ समय रुक करके तुम एम्बेसी जाओ और वहां से तुम अमेरिका वापस चले जाओ। तो वो अपने वो फ्रेंड के घर ले जाता है और विल बोलता है कि ठीक है, मैं अगले दिन सुबह निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे आगे ट्रेवल करना है, मुझे नाइन्थ इंसाइट को ढूंढने जाना है। अब जेम्स ये सोच रहा है कि मैं जो फर्स्ट इंसाइट है उसको मैंने महसूस किया है कि वो मेरे जीवन में घटित हुआ है। कि मैं बहुत सारे कोइंसिडेंस के चलते एक के बाद एक मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। अब यहाँ आकर के मैं डर के मारे भाग रहा हूँ, तो क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ? तो वो खुद से समझ रहा है। और फिर कहीं ना कहीं उसको विल के साथ एक बहुत कंफर्ट की फीलिंग आ रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही लाइक विश्वसनीय टाइप का ये व्यक्ति है। तो मैं अगर इसके साथ ही आगे चला जाऊं तो क्या? तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज है और विल से कहता है कि मैं सुबह निकलूंगा, तब तक का तुम्हारे पास समय है, तुम डिसाइड कर लो। तो विल बोलता है, सॉरी, जो जेम्स है, जेम्स बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। तो वो बोलता है ठीक है, तुम जैसे तुम्हें लगे, तो सुबह हम सोच इसके बारे में डिसाइड करेंगे। ये चले जाते हैं, सो जाते हैं। अब रात भर ये सोचता रहता है, पहले शार्लीन के बारे में, फिर मिस्टर डॉक्सन के बारे में और अब विल के बारे में। और फिर कहीं ना कहीं इसको विल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की फीलिंग होती है और ये बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो ये अब क्या करता है कि उसके साथ आगे चलता है। अब जो ये नीचे वाली आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो में बेसिकली जो विल और जेम्स हैं ये पेरू में घूम रहे हैं और पेरू लीमा में भी घूम रहे हैं, जो पेरू पेरू की कैपिटल है। और इसमें बहुत ही अच्छी मतलब ग्रीनरी और बहुत माउंटेन है और बहुत नेचुरल ब्यूटी है। इस बुक में उसे एक्सप्लेन करते हैं थोड़े समय तक। और फिर उसके बाद वो धीरे 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 विल इसकी सारी बहुत सारी ही बातें करता है। विल इसको थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और जो हो रहा है वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा कारण है। शायद अभी तुम वो जानते नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे तुम जैसे जैसे आगे आगे अब तुम्हारी अंतर्दृष्टि बनेगी, डेवलप होगी, वैसे वैसे तुम्हें समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब तो ये क्या होता है कि एक विल बताता है कि हम आगे एक टाउन में जा रहे हैं जो जिसका नाम है विसिएंटे। विसिएंटे में हम कुछ घंटों में पहुंचेंगे और विसिएंटे में तुम देखना कि वहां पे कितने साइंटिस्ट हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं और सारे ही कहीं ना कहीं वो मैन्यूस्क्रिप्ट को स्टडी कर रहे हैं और अपनी अपनी और भी रिसर्च कर रहे हैं। तो अब जो ये लोग विसिएंटे पहुंचते हैं। तो विसिएंटे जो है ये बहुत ही सुंदर जगह दिखाया है, एक्चुअली नॉवल में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। और इसमें भी बहुत जो मूवी है, मूवी में तो बहुत ही मतलब जैसे कि एक आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की जगह दिखाई, बहुत ही सुंदर थी। बहुत बड़े बड़े पेड़, घने घने रेन फॉरेस्ट थे, जो ग्रास थी बहुत ज्यादा ग्रीन थी वहां पे। बहुत मतलब जो वहां के जो वन थे ऐसे थे कि जैसे कि वो सजीव हों, इस तरीके से विसेंटे हैं।
अब जैसे ही विल वहां जाता है तो वहां की जो एनर्जी है वो ओवर पार कर लेती है, और विल सब अपने डर भूल जाता है। उसे बिल्कुल भी अभी डर नहीं है कि आर्मी उसके पीछे लगी हुई है और डॉब्सन के साथ पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन वहां की जो एनर्जी है उसमें वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही काम महसूस करता है। अब विसेंटे में थोड़ा ये एक्सप्लोर करता है खुद से ही, और ये देखता है कि यहाँ सच में ही कुछ डिफरेंट है। तो इतने में इसको एक आवाज आती है, एक लेडी की, जो कि इससे बात करती है और इसे बोलती है कि आप देख रहे हैं कि ये कितना सुंदर है। तो आगे से ये बोलता है कि हाँ, मैंने आज तक इतनी सुंदर कोई जगह नहीं देखी है। तो उस लेडी का नाम है सेरा, सेरा लॉर्नर। तो ये वो लेडी है सेरा। अब सेरा इनको थर्ड इंसाइट देगी, और जो सेरा है वो भी प्रोफेसी के लिए मेनली यहाँ पे है। वो साइंटिस्ट है, एक्चुअली एक फिजिस्ट है, और एनर्जी को स्टडी करती है। तो जो सेरा है वो इनको बोलती है कि चलो हम थोड़ा वॉक करते हैं इधर, और वो वॉक करते करते बातें करते हैं आपस में। वो बताते हैं, जेम्स बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, ऐसे ऐसे भाग रहा हूँ। और जो ये है सेरा, वो ये बताती है कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं फिजिक्स की एनर्जी मैटर्स पे काम करती हूँ। अब इनमें आपस में बातें होती हैं, तो सेरा की जो कुछ बातें हैं, तो सेरा क्या कहती है कि देखिए, हम हम पहले हम कैसे इवॉल्व हुए कि हम, साइंस ये कहती है कि हम किसी भी चीज पर तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता, जब तक कि हम उसे लेबोरेटरी में प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस तथ्य से परे होती हैं, कि आप उन्हें एविडेंस से परे होती हैं। उसने आइंस्टाइन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उसने, और बहुत ही डीप, ये इस बुक में लिखी गई चीज है। उसने ये कहा कि आइंस्टाइन ने पूरी जिंदगी ये प्रूव करने की कोशिश की कि हर पदार्थ में ऊर्जा है। चाहे वो एक कुर्सी है, टेबल है, कोई भी चीज है, उसमें दो चीजें हैं, एक ऊर्जा है और ऊर्जा के साथ एक खाली जगह है, जिसे कि हम बोलते हैं ईथर। उस ऊर्जा, हर पदार्थ जो है अपनी अवेयरनेस के साथ उस ऊर्जा को वाइब्रेट करता है। तो ये आइंस्टाइन ने हमें दिखाया। उसने बोला कि अगर आप क्वांटम फिजिक्स की ओर देखें तो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि जब आप ऊर्जा के सबसे अणु से भी छोटा एक जो नैनो पार्टिकल होता है, जिसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, जब उसे आप बहुत ध्यान से देखते हैं, जब उसे आप पूरा माइक्रो लेवल पे जाकर के देखते हैं, तो एक जो पार्टिकल है वो कभी एक कण की तरह वाइब्रेट करता है, और कभी वो, जब आप उसे कण की तरह देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो वो वेव बन जाता है। तो ये क्वांटम फिजिक्स पूरी इस पे बेस्ड है कि एक ही पदार्थ जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। अब ये, अभी तक क्वांटम फिजिक्स ये नहीं पता कर पाई कि ये जो पदार्थ बदल गया है, ये कैसे बदल गया है। क्या ये इसलिए बदल गया है कि हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि क्या जो ऑब्जर्वर है उसकी एनर्जी उसे इम्पैक्ट कर रही है, कि ये पार्टिकल जो है वो मतलब अणु से एक ऊर्जा, एक वेवी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो वो बोलती है कि ये हम इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही लगता है कि जब हम किसी चीज को बहुत देर तक ऑब्जर्व करेंगे तो वो उसके परिणाम को बदल देगा। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें कि यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के मूल में ऐसी ही एक शुद्ध ऊर्जा है, ठीक है। और अब हमारे अंदर भी एक ऊर्जा है एज ए ह्यूमन। तो हम जब पूरी तरह से ब्रह्मांड के मूल की उस ऊर्जा पे फोकस करेंगे तो हम उस उस दुनिया में अपनी ऊर्जा को प्रवाह कर सकते हैं, या वहां की जो ऊर्जा प्रणालियां हैं उसको, उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। अब ये तो है जो इस बुक में लिखा है, मुझे आपको वो बताना था। लेकिन अगर हम इसे अब थोड़ा सा सरल भाषा में समझें, तो ये मैंने एक श्रीएम करके एक नाथ योगी हैं, उन्होंने भी एक बार ये बताया था कि जब वो अपने गुरु के साथ एक बार शिक्षा ले रहे होते हैं अपने गुरु से हिमालय में, तो उनके गुरु ने भी उन्हें यही ही चीज बताई थी कि जब
सबसे छोटा पार्टिकल जो अणु से भी छोटा एक पार्टिकल होता है, वो अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। कभी वो एक कण बनता है और कभी वो एक वेव बन जाता है। और किस तरीके से वही पार्टिकल्स जो पूरे ब्रह्मांड को बनाए हैं, वही हम लोगों के हम सब के बीच में भी वही एनर्जी है। सो बेसिकली ये जो सेरा है यहाँ पे जेम्स को क्या मैसेज दे रही है कि एवरीथिंग इज नथिंग बट एनर्जी। तो अगर आप ये पिक्चर्स देखें तो इसमें जो दो फिंगर्स के बीच में वो इसे देखना सिखाती है अपनी ऑरा को, कि कैसे आप दो फिंगर्स को पहले पास लेकर आए और फिर धीरे धीरे जब आप उसे दूर लेके जाते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक एनर्जी है। और फ्रेंड्स, ये आप में से कोई भी कर सकता है। एक बुक है यू फॉरएवर, जिसका नीता जी ने हिंदी में भी तुम शाश्वत हो उनका अनुवाद किया है। यू फॉरएवर में इसमें इसी चीज को बहुत डिटेल में बताया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें ये है कि किस तरीके से हम सब एक्चुअली, हम सब कुछ और नहीं, एनर्जी ही है। और हम अपनी इस एनर्जी को देख सकते हैं। और यू फॉरएवर में डिटेल में बताया है कि आप कैसी बैकग्राउंड रखिए, किस कलर का, और किस तरीके से आप देख सकते हैं आप कि आपकी क्या ऑरा है। तो यही यहाँ पे सेरा इसे मैसेज दे रही है कि हम सब एक्चुअली, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये सब सिर्फ एक डिवाइन एनर्जी ही है। इसी तरीके से जो सेरा है, एक फोटो में आप देख रहे हैं कि कैसे वो एक पौधे के सामने बैठी है। तो सेरा इससे ये सिखाती है कि जब हम किसी भी, चाहे वो पौधा है चाहे वो इंसान है, जब हम उसके सामने बैठ करके अपने हार्ट से, सबसे पहले हम खुद को कनेक्ट करें कॉस्मिक एनर्जी से, और उसके बाद हम अपने हार्ट से उसको एनर्जी दें, तो हम उसकी उस ऑरा का, उस प्रकाश का जो फॉर्म है, जो उसकी ब्यूटी है, वो देख सकते हैं। तो इसे ये जो जेम्स है, ये पहली बार नहीं कर पाता है, फिर थोड़ी बार ये ट्राई करके ये देख पाता है कि हाँ, सब सच में ही सब कुछ एनर्जी है। तो कुछ विसेंटे का एनर्जी का जो फील्ड है वो हाई है, कुछ सेरा एक बहुत अच्छी गाइड है। तो इस तरीके से, और कुछ जेम्स का कहीं ना कहीं शायद एक लाइफ का पर्पस है कि वो ये सब कर रहा है, इन सब लोगों के साथ जुड़ा है। तो वो ये समझ पाता है कि हाँ, हम सब लोग एनर्जी ही हैं। अब वो समझ तो रहा है, लेकिन हम कभी कभी चीज को समझते हैं लेकिन वो अंदर जाने में टाइम लगता है हमारे। तो यही जेम्स के साथ भी हो रहा है कि उसके अभी अंदर जाने में टाइम लग रहा है ये। तो थर्ड इंसाइट हमारी है कि हम कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जी ही हैं, और सारा ही जो हमारे आसपास है ये सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म ही है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि एक छोटा सा और इंसिडेंट होता है विसेंटे में ही। विसेंटे में जो जेम्स है वो एक और लेडी से मिलता है, जिसको देखते ही इसे लगता है कि ये इसको पहले से जानता है। और इस लेडी का नाम होता है मार्जरी। तो जो जेम्स है वो नेचुरली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा है इसकी और जब ये उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसको वो रिजर्व्ड होती है, और वो उसको मतलब कि पीछे कर, मतलब वो क्या करती है, वो मना कर देती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अब आप देखिए इस फोटो में ये एनर्जी फील्ड है जो कि मार्जरी देख सकती है, लेकिन जेम्स अभी नहीं देख सकता है ह्यूमंस के आसपास की एनर्जी। लेकिन इसमें ये है कि जो एडवांस्ड है या जो देख सकते हैं ऑरा को, कैसे ऑरा का कलर बदल जाता है जब हमारे हमारे इमोशंस के अकॉर्डिंग। जैसे जेम्स का इमोशंस जो है इस समय डोमिनेटिंग है, वो ये चाह रहा है कि ये मेरे में इंटरेस्टेड हो, तो कहीं ना कहीं उसमें कंट्रोलिंग भाव आ रहा है, और जो मार्जरी है वो उसको पुश बैक कर रही है। तो इस तरीके से एनर्जी का इंटरप्ले होता है, चाहे हम देख देख पाए या हम नहीं देख पाए। तो अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली फोर्थ इंसाइट के बारे में भी बात करेंगे। फोर्थ इंसाइट जो इस बुक में है वो कई एग्जाम्पल से इसे ये समझाया जाता है जेम्स के साथ कि हम कभी कभी हम दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, हम कंट्रोलिंग हो जाते हैं, और हम उनकी एक तरीके से उन पे एनर्जी अटैक कर रहे होते हैं, और कभी कभी दूसरे हम पे करते हैं। जैसे कि कभी कभी हम सब
लाइक आप किसी से बात कर रहे हो और आपको लगे कि मैं कहना चाहती हूँ लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ, मेरा ये पॉइंट है जो मैं बोलना चाहती हूँ, वो जॉब पे हो सकता है, घर पे हो सकता है, आपके कोई बड़े हो सकते हैं, आपके कोई छोटे हो सकते हैं, कि आप चाह रहे हैं आप कहें लेकिन आप रुक जाते हैं, आप सोचते हैं क्या फायदा है इसको कहने का, होना तो है नहीं। या आप कभी कभी बोलेंगे, आप सोचते हैं कि मैं नहीं कहती, या कुछ अंदर होगा कि कहेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, ऐसे कभी कभी हमारे पास भाव आते हैं। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स कि ये सब एनर्जी के पैटर्न्स होते हैं जो कि हमारे अंदर के इमोशंस हैं, वो बाहर ऊर्जा की फॉर्म में ये कलर्स दिखाते हैं। सो जब भी हम बेसिकली फोर्थ इंसाइट यही है कि हम जो पूरी मानवता है एक तरीके से कहीं ना कहीं एक कंपटीशन करती है एनर्जी के लिए। सो बेसिकली या हम दूसरों से बेहतर बनना चाह रहे हैं, और या फिर हम इस लो सेल्फ एस्टीम में रहते हैं कि ओहो ये मेरे से बेहतर है। सो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में समझे तो जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारा सोलर प्लेक्सस होता है, ये सोलर प्लेक्सस चक्र जो नाभि चक्र होता है, ये सब इट्स ऑल अबाउट how you see the world and how you see yourself. So in other words, आप अपने आसपास के लोगों को कैसे देख रहे हैं, आपके परिवार के लोग, आपके जो क्लोजी आपके रिश्ते हैं, या आप जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं। एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम जब हमारे अंदर होती है, मतलब जब हमारा एक बैलेंस सोलर प्लेक्सस होता है, तब हमें ना तो ऐसी फीलिंग आती है कि हम सुपीरियर हैं, और ना ही हम ऐसा सोचते हैं कि हम इंफीरियर हैं। तो वो हमारी एनर्जी बैलेंस होता है। और एक और चीज होती है कि जब हमारे अंदर एनर्जी का इम्बैलेंस होगा, तो हमारी लाइफ बार बार उन एग्जाम्पल्स को या उन लोगों को आपके सामने लाके खड़ा कर देगी, जहां पे आपकी जो ये संस्कार है, जो वासनाएं हैं, वो बाहर आएंगी, सो दैट आप उनको बैलेंस करें। सो लाइफ अगर हमें कभी कोई टफ सिचुएशन देती है, या आपके सामने कोई डिफिकल्ट इंसान है डील करने के लिए, उस जब भी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो फ्रेंड्स ऑलवेज आप हमेशा याद रखें कि वो इंसान आपके सामने आप ही लेकर आए हैं, आपकी टेंडेंसीज ही उसको आपके सामने लाके खड़ा किए हैं। और अगर आप उसको हैंडल करना सीख गए, अपने अंदर परिवर्तन ला करके, तब आपके सामने वो सिचुएशंस आना भी बंद हो जाएंगी। ये जो टीचिंग है, एक 7 मिरर्स, एक शुभांगी जी ने ज्ञान भारत पे सेशन किया था, उसमें से भी एक टीचिंग यही थी कि हम अपनी लाइफ में उन एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं जिनको हमें बैलेंस करना होता है। बट ओवरऑल इसमें जेम्स अपनी जर्नी में ये बताता है कि हम किस तरीके से, ये कभी कभी देखता है कि ये डोमिनेट कर रहा है, कभी कभी ये देखता है कि ये डोमिनेट हो रहा है। तो इस तरीके से ये इसको समझता है कि हम कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर एनर्जी को बैलेंस करना है, ताकि हम इस तरीके के कंफ्लिक्ट को अवॉइड करें। अब हम चलते हैं आगे। जेम्स अब आगे, विसेंटे से विल और जेम्स अब आगे चले गए हैं, और आगे चलते चलते कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं, एक बारी आर्मी इनको पूरा चेज करती हैं, गन शॉट्स होते हैं कि विल और जेम्स अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग रास्ते में इनको भागना पड़ता है जंगल में। और भागते भागते विल जो है एक जैसे कि एक नहीं क्या है, फिफ्थ इनसाइट बेसिकली ये था कि भागता भागता जेम्स एक वैली जैसी जगह पे पहुंचता है। और क्योंकि फोर्थ में क्या था, फोर्थ में ये विल और जेम्स अलग अलग हो जाते हैं, और जेम्स भाग रहा है और उसके पीछे आर्मी पड़ी है। और भागते भागते एक वैली जैसी जगह पे ये पहुंच जाता है, और उस वैली जैसी जगह पे जाकर के इसको एक जैसे कि कहते हैं ना, इसका जैसे कि थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, ऐसे विजन से दिखाई देते हैं, और इसको ये बहुत अंदर से एक फीलिंग आती है कि ये एक एनर्जी ही है, और ये मर्ज हो रहा है इस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ। यही फिफ्थ इंसाइट थी। और फिफ्थ इंसाइट बेसिकली ये कहती है कि हम, जैसे कि फोर्थ ये कह रही थी कि हम किस तरीके से हमेशा एनर्जी को या ले रहे हैं या दे रहे हैं, मतलब या हम सुपीरियर फील कर रहे हैं या हम इंफीरियर फील कर रहे हैं, तो या हम दे रहे हैं ले रहे हैं। लेकिन फिफ्थ ये कहती है कि कॉस्मिक जो कॉस्मोस है,
वो एक सोर्स है एनर्जी का। जब हम उसके साथ लिंक हो जाएंगे और अपने बिहेवियर को विटनेस करना शुरू करेंगे, तो ना हमें लेने की जरूरत है ना हमें देने की जरूरत है। तो इन अदर वर्ड्स, जब हमारी सेल्फ एस्टीम एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम होगी, तो हम आ, ना ही कंट्रोलिंग बनेंगे और ना ही हम पैसिव बनेंगे। तो ये फिफ्थ इंसाइट थी। उसके बाद सिक्स्थ इंसाइट थी कि ये भागते भागते ये इनसे मिलता है, जो एक एक फादर है, इन्होंने क्रॉस पहना है, इनका नाम है फादर सैंचेज। और फादर सैंचेज इसको ये बोलते हैं कि तुमको मैं अपने मोनास्ट्री में ले जाऊंगा और तुम वहां पे बिल्कुल सेफ हो। और फादर सैंचेज इसको बहुत मतलब ले जाते हैं, रेस्ट कराते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और उसके बाद इसको बहुत सारे क्वेश्चनिंग के द्वारा इसको जागरूक करते हैं कि तुम्हारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है। और कहीं ना कहीं जो जेम्स है इसको ओपन अप कर रहे हैं फादर सैंचेज, और इससे ये हम बहुत सुनते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, तो एक तरीके से इसकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है। इससे बात करते हैं कि इसका बचपन कैसा था, इसकी मदर कैसी थी, मदर का बिहेवियर घर में कैसा था, फादर का बिहेवियर कैसा था, और फिर इसको ये रियलाइज कराते हैं कि किस तरीके से अपने फादर और मदर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसका पर्सनालिटी का एक पार्ट बना। और कहीं ना कहीं वैसे ही जो उसने अपना जैसे उसकी पर्सनालिटी डेवलप करी, ऐसे ही उसने वो आगे लोगों से बिहेव करता है। तो वो ये कहते हैं कि देखो, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ये सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी का ही निर्माण नहीं करते, कहीं ना कहीं ये हमारे स्पिरिचुअल बॉडी का भी निर्माण करते हैं। और तुम्हारे जो हम लोगों के ये जो जीवन हमने लिया होता है, हमने क्यों पर्टिकुलर फादर या क्यों पर्टिकुलर मदर को चुना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके ही ट्रुथ को आगे लेकर जाते हैं। सो जैसे कि अगर हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें, तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि इनकी जो मदर हैं जेम्स की, ये बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, जो इनके फादर हैं वो बहुत ही क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि मुझे मतलब जिंदगी जीने में विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअलिटी उनको समझ में नहीं आता है। तो जेम्स ये कहता है कि मैं किस तरीके से जब बचपन में था, मैं कैसे दोनों के ही व्यूज को लेकर के आगे चला, और एज अ रिजल्ट जो आज मैं बना हूं, मैं उन दोनों के व्यू का ही मतलब उन दोनों की एक भौतिक रचना हूँ और उन दोनों की आध्यात्मिक रचना हूँ। तो वो ये कहते हैं कि जब आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी करते हैं, फादर सेंचेस कहते हैं कि जब आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं, तो आपका क्या दृष्टिकोण बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आप जानेंगे कि आपके फादर और आपके मदर से आया होता है। आ, उनके उनसे मैच नहीं कर रहा, लेकिन एक एलिमेंट आपके फादर और आपके मदर का है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम पृथ्वी पे सृष्टि को चलाने रखने के लिए संतान की उत्पत्ति करता है मनुष्य। तो यहाँ पे ये इंसाइट ये बता रही है कि ना केवल फिजिकल उत्पत्ति है, एक स्पिरिचुअल उत्पत्ति भी है। आप अपने फादर और मदर की इवॉल्व स्पिरिचुअल ग्रोथ को दर्शा रहे हैं। तो ये इसमें इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताते हैं। फादर सेंशियस जो है थोड़े समय के लिए इसे यहाँ पे रेस्ट कराते हैं, इसको बहुत मतलब हेल्प कराते हैं समझने में सिक्स्थ इंसाइट के, और फिर आगे ये लेके जाते हैं फादर काल से मिलने। तो सिक्स्थ इंसाइट क्या है कि सिक्स्थ इंसाइट ये कहती है कि जब हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और जब हम विटनेस करते हैं, तो हम अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को समझने लगते हैं, और जब हम अपने बिहेवियरल पैटर्न को समझेंगे तो हम उससे बाहर निकलने लगते हैं। सो कहीं ना कहीं फोर्थ और फिफ्थ को मिक्स कर दीजिए तो वो सिक्स बन रही है। अब आगे चलते हैं, टाइम को देखते हुए, ज्यादा नहीं बचा है अभी वैसे। तो अब आगे चलते चलते ये एक और इंसान से मिलते हैं। जैसे कि आप कहानी देख रहे हैं, जेम्स को हर एक एक नया इंसान इसकी जर्नी में आता है, वो उसे एक इंसाइट देता है। ऐसे ही ये सेवेंथ इंसाइट समझता है, और सेवेंथ इंसाइट इसको मिलती है एक और प्रीस्ट के द्वारा, और जिसमें वो ये बताता है कि तुम्हें किस तरीके से अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना चाहिए। ये मत सोचो कि इंट्यूशन तुम्हारी इमेजिनेशन है, ये तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं है। ट्रस्ट करना सीखो और अपनी इंट्यूशन को तुम्हें गाइड करना दो तुम्हारी जर्नी में। चलते चलते ऐसे ये
इसको जो मिलिट्री के लोग हैं इसे पकड़ लेते हैं, और ये सोच रहा होता है कि ये कहाँ मैं आ गया। मैंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, ये सब सोच कर कि मैं अब बड़ा अवेयर हो गया हूँ और मैं यहाँ पे आकर जेल में फंस गया हूँ। क्या होता है कि जेल में जिसके साथ इसको रखा जाता है वो एक इसका नाम होता है पेब्लो, और पेब्लो जो होता है वो इसे 8th इंसाइट की डेप्थ में ले जाता है और इसको ये बताता है कि 8th इंसाइट क्या है, और 8th इंसाइट को आप कैसे फॉलो करके 9th के पास जा रहे हो। और अब तक आते आते जेम्स को 9th इंसाइट के लिए बहुत क्यूरियोसिटी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि जो 9th इंसाइट है वो 8 सारी को जब आप इकट्ठे ले आएंगे तो वो 9th इंसाइट आपकी बन जाएगी। और जब आपको 9th इंसाइट बन जाएगी तो आपका जो बॉडी है वो आप डिसअपियर हो सकते हैं, वो पूरी लाइट बॉडी बन जाती है। तो इस तरीके से जो 8th इंसाइट है, हम आगे चलें। सॉरी, मैं स्क्रीन आगे करने ले जाना भूल गई। ये इनर चाइल्ड हीलिंग था जो 6th इंसाइट थी, और उसके आगे बहुत हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम, एक सेकंड रुकिए। हम्म ये पूरा वो है जो पेरू है जहाँ ये ट्रेवल कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर जगह है। हाँ, तो 7th इंसाइट ये थी कि किस तरीके से हम अपनी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और हम अपने आप को बैलेंस करते हैं। और 8th इंसाइट ये होती है कि हम जब इस एनर्जी को, जो कॉस्मिक ऊर्जा है, जब हमने उसे अपने अंदर बहुत ज्यादा ले लिया है तो हम किस तरीके से अब अपने आसपास के लोगों को भी उठा सकते हैं। तो ये जो ग्रुप में लोग बैठे हैं वो ये दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से हम एक ही फ्रीक्वेंसी पे जब पहुंच गया है आप आपके साथ के लोग, तो आप किस तरीके से उनको भी आप अपलिफ्ट कर सकते हैं, और कैसे हमारे बदलने से हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। तो इसमें ये बताते हैं। और उसके बाद अब हम चल रहे हैं, बिल्कुल हम टुवर्ड्स एंड आ गए हैं 9th इंसाइट पे। अब 9th इंसाइट क्या होती है, इस समय तक बड़ी टेंशन बन गई है, पूरी आर्मी इनको ढूंढ रही है, विल को, जेम्स को, फादर सैंचेज को, और ये भाग रहे हैं। और भागते भागते इनको ये पता चलता है कि जो 9th इंसाइट है वो एक बहुत ही पुराना एक टेम्पल है, उसके खंडहरों में मिली है। अब आप में से शायद बहुत लोगों ने, मुझे नहीं पता सुना है कि नहीं, मैचू पिक्चू करके एक बहुत पॉपुलर जगह है एक्चुअली, दुनिया के 7 वंडर्स में से वो एक है। मैचू पिक्चू की मैं आपको फोटोज दिखाती हूँ। मैचू पिच्चू एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, जैसे कि आपने जैसे हड़प्पा है अपनी, या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसके तो अब सिर्फ अवशेष ही मिलते हैं, लेकिन मैचू पिच्चू के अभी ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग जाते हैं यहाँ पे और इसकी एनर्जी को फील करते हैं। तो ये कहते हैं बहुत हाई एनर्जी एरिया है। तो इस यहाँ पे ये इस जगह की बात कर रहे हैं, और इस जगह पे जो 9th प्रोफेसी है वो छिपी हुई है। और 9th प्रोफेसी जब जिसको मिल जाती है तो वो उसको ही मिलती है जो एकदम हायर वाइब्रेशन पे जो इंसान पहुंच जाता है। तो जेम्स जो है, आप जैसे कि आप हमने देखा कि जेम्स की पूरी कहानी में 8 अलग अलग लोग आए हैं, उसको सीक्वेंशली एक एक चीज का रियलाइजेशन करा करके वो अब 9वीं स्टेज तक ले आए हैं। तो ये जो 4 लोग हैं इस समय पे, एक तो फादर सैंचेज जिन्होंने इन्हें 6th इंसाइट बताई थी, एक विल है, विल वो जो शुरू से इसके साथ ट्रेवल किया है, एक वो लेडी है सेरा जो कि इसके साथ जिसने 3rd इंसाइट के बारे में इसे बताया था कि हम सब एनर्जी हैं, और चौथा ये है। ये 4 लोग दिखाए हैं कि ये लोग आठों की आठों इंसाइट समझ चुके हैं, और ये 9वीं के लिए इस समय यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे पत्थरों के ऊपर कुछ कुछ अलग सी भाषा में ये लिखा हुआ है, और ये जो है ये पढ़ सकती है, जो एक जो सेरा है वो ये पढ़ सकती है और वो इस सबको ट्रांसलेट करती है। और जब ये इस सबको ट्रांसलेट करती है तो धीरे धीरे जो ये 4 लोग हैं इनकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो गई है। एक फोटो मैं आपको दिखाती हूँ जिससे उसमें आपको ये पता चलेगा कि, देखिए इसमें ये दिखा रहे हैं इस फोटो में कि 3 यहाँ पे हैं और एक विल है, विल डिसअपीयर हो चुका है। तो ये प्रकाश रूप में आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आर्मी है वो आती है, पर फिर भी आर्मी इन्हें देख नहीं पाती क्योंकि ये डिसअपीयर से हो जाते हैं।
और ये भी होता है कि अगर आपके अब किसी के अंदर फियर है या कोई भी लोअर फ्रीक्वेंसी है तो ये वापस प्रकाश ऊर्जा को छोड़ देंगे। लेकिन कुल मिला के जब इस बुक में ये बताते हैं कि जब आप 8 इंसाइट समझ गए और 9वीं इंसाइट को आप मतलब डिकोड कर गए तो आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाएगी कि आप डिसअपियर हो जाएंगे। अब एक कहानी है या सच है पता नहीं, पर एक मायन सभ्यता थी किसी समय पे पृथ्वी पे, एंशियंट टाइम्स में, जो कि कहते हैं कि वो बहुत इवॉल्व लोग थे और कहते हैं कि ये जो 9 प्रोफेसीज हैं उस पूरी सभ्यता ने एज अ ग्रुप इस 9 इंसाइट को पढ़ के समझ करके वो लोग पृथ्वी से सशरीर प्रकाश फॉर्म में किसी और आलम में चले गए थे। अब जो जेम्स हैं जो इसके ऑथर हैं वो इस बुक को फिक्शन बताते हैं, लेकिन अब ये आप पे है, आप इसे फिक्शन समझते हैं या आप इसे फैक्ट समझते हैं। जनरली जब ऐसी बातें लिखी जाती हैं तो हम मतलब जो ऑथर हैं जनरली वो इस चीज को फैक्ट नहीं लिख पाते हैं क्योंकि ये समझना बड़ा मुश्किल है सच है या झूठ है। लेकिन ये 9 इंसाइट्स हैं। सो ये माचू पिच्चू की कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने गूगल से ली हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ ये जो एंशियंट रूइंस हैं, ये टेम्पल्स थे जैसे इजिप्ट है, जैसे इजिप्ट के इस समय पे पिरामिड है, इसी फॉर्म में ये एंशियंट टेम्पल्स हैं। तो कुल मिला के अगर हम इस बुक को देखें तो इस बुक में यही बताया है कि समरी यही है कि पृथ्वी आगे इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ रही है, इसलिए हम सबके सामने ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। अगर हम इसमें से कुछ समझते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हम किस तरीके से अपने कुछ कुछ हमारे लिए इंसाइट्स ये हैं। अगर हम इन्हें पूरा वापस से समराइज करें तो पहली तो ये कि अपने जीवन के क्रमिक घटनाओं को समझें, उनको ध्यान दें, देखें कि उसके अंदर आपके लिए क्या मैसेज छुपा है। आप किसी क्वेश्चन का आंसर सीख करना चाह रहे हैं तो ध्यान में आप उस क्वेश्चन को समझें और फिर देखें कि आपके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं और आपको आपकी लाइफ के आसपास के लोग या घटनाएं किस तरफ लेके जा रहे हैं, उसका आपको आंसर कहीं ना कहीं कोई क्लू मिलेगा। फिर हम ये समझते हैं कि हम सब एनर्जी हैं और हम किस तरीके से कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को बैलेंस करें ताकि हम एक तरीके से अपने कर्मों को पूरा करें, ना हम किसी को डोमिनेट करें ना हम किसी से डोमिनेट हों। और इवेंचुअली हम ना केवल अपना बल्कि अपने आसपास के लोगों के की भी वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ाएं एज अ ग्रुप, एज अ जिसे कहते हैं ग्रुप कॉन्शियसनेस जो है वो अर्थ की धीरे धीरे बढ़ेगी। और अर्थ उस समय पे इस बुक में लिखा है कि अर्थ एक बहुत सुंदर जगह में परिवर्तित हो जाएगी। और उसको फिर थोड़ा एक्सप्लेन भी किया गया है कि किस तरीके से जो मनी है, इस बुक में लिखा है कि मनी धीरे धीरे आने वाले समय में डिसअपियर हो जाएगी, लोग पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। वन बहुत सघन होंगे, जो पृथ्वी पे लोग रहेंगे वो बहुत नेचर के बीच में रहेंगे, नेचर उन्हें हील करेगी। हम काम करेंगे लेकिन हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, हम अपनी सर्विसेज देंगे। और इस तरीके से जो सोसाइटी है वो इवॉल्व होगी, डेवलप्ड होगी, लेकिन आलसी नहीं होगी या इंडल्जेंट नहीं होगी, बीमारियां भी नहीं होंगी। तो ये एक ऐसी पृथ्वी की बात करते हैं जेम्स रेडक्लिफ। और इसके बाद इस बुक को यहाँ पे वो खत्म करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा बुक जैसे चलती है थोड़ा सा एट टाइम्स बड़ी अजीब सी लगती है कहानी, लेकिन इसलिए मैंने आपको थोड़ा स्लाइड दिखाने की कोशिश करी ताकि आप इससे थोड़ा सा रिलेट हो पाए।